अस्सलामु अलैकुम बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत माज़रत, आज थोड़ी सी लेट क्लास स्टार्ट हुई। असल में तबीयत थोड़ी डाउन थी, आवाज़ तो कल तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी, आज फिर थोड़ी सी बेहतरी है आवाज़ के अंदर। अच्छा भाई, तो बेटा हम अपना डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा डिस्कशन डिसकंटिन्यू हुआ था। थोड़ा सा ज़रा रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा और उसके बाद इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, IAS 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है विच डील्स विद द अकाउंटिंग ऑफ द एम्प्लॉई बेनिफिट्स। ठीक है, किस तरह के कितने टाइप्स के एम्प्लॉई बेनिफिट्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पेश क्यों आती है, इसके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया। फिर हम अपने मेन मुद्दे पर, मेन डिस्कशन पर आ गए थे कि सर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कितने किस्म के होते हैं। तो हमने देखा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशंस मेड इनटू द प्लान, मेड इनटू द फंड। एम्प्लॉयर ने फंड में कंट्रीब्यूशन कर दिया, अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, जितना कंट्रीब्यूशन उसके नाम पर हो चुका, एज पर पॉलिसी वो अमाउंट विड्रॉ करेगा और चला जाएगा। जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर क्या था, हमने देखा कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एम्प्लॉयर ने बेनिफिट को प्रॉमिस किया। किसको प्रॉमिस किया? बेनिफिट को प्रॉमिस किया। क्या बेनिफिट प्रॉमिस किया? फॉर एग्जांपल कि भाई जब आप छोड़कर जाएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप छोड़कर जाएंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा इट विल बी बेस्ड अपॉन योर लास्ट सैलरी। ठीक है, किस तरह से मिलेगा? इट कुड वेरी, द प्लान्स कैन वेरी। ठीक है, मैंने कहा था लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, लास्ट सैलरीज मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है। इट कुड बी एनी बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस कर लिया। ठीक है, अच्छा अब सर जैसे ही एम्प्लॉयर ने कोई बेनिफिट प्रॉमिस कर लिया तो अब वहां पर अनसर्टेनिटीज आ गई। ऐसा है कि नहीं? आज एम्प्लॉयर को नहीं पता। अच्छा ये भी हमने देख लिया कि लायबिलिटी बुक क्यों होनी चाहिए। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तब भी हमें लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है और हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। चलो अब मजीद बात कुछ डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड। चलो हमने ये देखा कि सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान कंपनी ने एम्प्लॉय को प्रॉमिस कर लिया। कैसा प्रॉमिस था कि आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी ऑन योर लास्ट सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 60% भी हो सकती है, या लास्ट सैलरी भी हो सकती है। अब होगा क्या, हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी और किस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन फंड में जाएगा, कितना कंट्रीब्यूशन फंड में जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है सर, हमें पता है कि हो ना हो कंपनी इस फंड में कुछ क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। कितना कंट्रीब्यूट करेगी अभी हमें नहीं पता, कंट्रीब्यूट करेगी। सर जब कंपनी ने इस फंड में कंट्रीब्यूट किया तो क्या इस फंड में एसेट्स बनना शुरू हो जाएंगे? वो जो कंट्रीब्यूशन जाता रहेगा वो कंट्रीब्यूशन किसी बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा होगा, या वो कंट्रीब्यूशन कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट हो जाएगा, किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट हो जाएगा, वो बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, इन्वेस्टमेंट अर्न करती रहेगी। तो हमने कहा सर ये कंट्रीब्यूशन जैसे ही फंड में जाएगा ये फंड का एसेट बन जाएगा। और एसेट हमें पता है, हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसा फालतू तो नहीं पड़ा हुआ रखेंगे ना, हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी बैंक में, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो ये पैसा ग्रो कर रहा होगा एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। और साथ साथ एसेट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन सर जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है वो भी तो साथ में लगी हुई है, लायबिलिटी भी तो लगी हुई है। और वो लायबिलिटी क्यों अराइज हुई है? क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से प्रॉमिस कर लिया है
कि जब तुम छोड़कर जाओगे तो हम तुमको ये अमाउंट देंगे, ये बेनिफिट देंगे। अमाउंट नहीं बोली, अमाउंट कमिट नहीं करी, क्या कमिट किया है? बेनिफिट कमिट किया। अच्छा, हमें नहीं पता लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होगी, लेकिन लायबिलिटी तो रिकॉर्ड होगी। मैंने सर साथ में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो गई। मिसाल के तौर पर एसेट हो गए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता गया और 6 साल के बाद एसेट्स हो गए, अज्यूम कर लो 25 मिलियन के, ये एसेट्स हो गए। और सर 6 साल के बाद एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खड़ी हुई है 27 मिलियन की। तो सर फंड के एसेट हैं 25 मिलियन, लायबिलिटी है 27 मिलियन। तो क्या कंपनी ये कह सकती है भाई फंड जाने, फंड का काम जाने, हमें तो नहीं पता? क्या कंपनी ये कह सकती है? नहीं सर, ये फंड तो बनाया ही कंपनी ने है, और ये फंड किसके बेनिफिट के लिए ऑपरेट कर रहा है? कंपनी के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ऑपरेट कर रहा है। तो सर अगर अब इस फंड के अंदर शॉर्टफॉल आ जाएगा तो ये शॉर्टफॉल पूरा करने की जिम्मेदारी है किसकी? कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी। इसका मतलब कि सर ये जो नेट ऑब्लिगेशन आ जाएगी मिसाल के तौर पर 2 मिलियन की, इसको फुलफिल करना जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। अगर आज सारे एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएं और आज कंपनी को ये पैसा सेटल करना पड़ जाए तो कितना सेटल करना पड़ेगा? 27 मिलियन। एसेट्स कितने के हैं? 25 मिलियन के। तो सर 2 मिलियन की ऑब्लिगेशन किस पर आ जाएगी? कंपनी पर आ जाएगी। अच्छा, इसीलिए हम एक बात कहते हैं, पहले मैं वो बात कहता हूं उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम ये कहते हैं कि इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एक्चुरियल रिस्क इज ऑन एम्प्लॉयर। क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कंपनी डाल रही थी वो इस नियत से डाल रही थी कि ये कंट्रीब्यूशन जो मैं डाल रही हूं ये पैसे ग्रो करेंगे ना एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर, और ये ग्रो करते जाएंगे एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर, और हो सकता है कि जो मेरी लायबिलिटी हो उसको मीट करने के लिए मेरी हेल्प कर दे। कंपनी ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी ने सोचा कि मैं जो फंड इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हूं वो ग्रो करेंगे 12% से, और वो फंड 12% से ग्रो नहीं किए, वो फंड ग्रो किए 8% से, वो फंड ग्रो किए 7% से। तो इसका मतलब कि सर इन्वेस्टमेंट जिस रेट से बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, इकोनॉमिक स्लंप आ गया। इन्वेस्टमेंट में हमने सोचा था प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन लॉस हो गया, हो सकता है ना? तो ये सब के सब क्या एम्प्लॉई ये वाली बातें सुनेगा? हमने कहा नहीं सुनेगा। एम्प्लॉई तो बोलेगा आपने मुझे ये बेनिफिट प्रॉमिस किया है, आप मुझे ये पैसे दो, जब मैं छोड़कर जा रहा हूं मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क किस पर है? कंपनी पर, एम्प्लॉयर पर है। क्या ये बात समझ आती है? दूसरी बात क्या लिखा मैंने? एक्चुरियल रिस्क इज ऑन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई से वादा कर लिया तुम जब छोड़कर जाओगे लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और एम्प्लॉई ने 20 साल तक काम कर लिया, 20 साल के बाद एम्प्लॉई की सैलरी हो गई 5 लाख। 5 लाख इंटू 20 कितना हुआ? 1 करोड़ हो गया। 5 लाख इंटू 20 1 करोड़ रुपए हो गया। बोला सर 1 करोड़ हो गया। अब एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है, एम्प्लॉय का लास्ट है, एम्प्लॉय ने कहा सर 1 करोड़ बनते हैं मेरे कितने बनते हैं? एम्प्लॉयर ने बोला भाई माजरत के साथ मैंने ये सोचा था कि जब तुम जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 15 लाख देने पड़ जाएंगे, 20 लाख देने पड़ जाएंगे, 30 लाख देने पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा का तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तुम अगर 10 साल काम करते रहे और तुम 10 साल तक छोड़कर नहीं गए,
या मैंने ये सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा तुम जियोगे कितने साल, बुजुर्ग आप हो गए हो, 5 साल 10 साल और जी लोगे, तो मैंने ये सोचकर अपने दिमाग में एक लायबिलिटी एस्टिमेट की थी। अब आप तो 20 साल जी गए और अभी तक जी ही रहे हो, अभी भी रिटायर हो रहे हो। हमने कहा भाई हमें क्या पता था 1 करोड़ बन जाएगी लायबिलिटी। तो क्या ऐसा कह सकता है एम्प्लॉयर? नहीं कह सकता। इसका मतलब सर अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई, अगर सैलरी एम्प्लॉयर ने सोची थी कि सैलरी तो बढ़ेगी 10% के हिसाब से और सैलरी हर साल बढ़ानी पड़ेगी 20% के हिसाब से, एम्प्लॉयर ने सोचा था 5 साल तक और काम करेगा लेकिन वो कर गया 10 साल तक और काम, एम्प्लॉयर ने सोचा था 50 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाएगी एज पर लॉ में रिटायरमेंट की एज बढ़ गई 60 साल हो गई, अब वो लोग 60 साल तक काम कर रहे हैं। तो हमने कहा सर ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं इन सबका रिस्क भी किस पर है? एम्प्लॉयर पर है। एम्प्लॉई एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा, एम्प्लॉई कहेगा आपने मुझसे वादा किया था, मेरा पैसा। तो हम कहते हैं कि एक्चुरियल रिस्क भी किस पर है? कंपनी पर है। ठीक है, अच्छा। तो अब हमने कहा कि सर ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनका अंदाजा लगाना, जिनको एस्टिमेट करना इज टू डिफिकल्ट। कि एक एम्प्लॉई कितने महीने काम करेगा, कितने साल काम करेगा, सिर्फ कौन बताएगा? ये तो अल्लाह को पता है, गैब का इल्म तो अल्लाह को है, हमें तो नहीं है। जब एम्प्लॉई रिटायर होगा तब उसकी सैलरी क्या होगी, ये तो सर अल्लाह को पता, हमें तो नहीं पता। सर वो कितने साल जिएगा, हमें तो नहीं पता। और सर हो सकता है बीच में कहीं उसकी अच्छी जॉब हो जो छोड़कर चले जाए, भाई कितने साल बाद छोड़कर जाएगा हमें नहीं पता। तो सर ये सारी के सारी चीजें जो इतने सारे एम्बिगुअस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं, सर वो हम अकाउंटेंट लोग कैसे डिटरमिन करेंगे? हम अकाउंटेंट लोग तो अकाउंटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप फाइनेंस की बातें कर ले, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी कर लेंगे, हम अकाउंटिंग अच्छी कर लेंगे, लेकिन हम इस चीज को एस्टिमेट करने के माहिर नहीं है। तो हमने कहा फिर आपको किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेनी पड़ेगी जो इस चीज को एस्टिमेट करने का माहिर है, जो इस चीज को एस्टिमेट करने का एक्सपर्ट है, और उसका नाम होता है एक्चुरी। एक्चुरी हु इज एन एक्सपर्ट। सर ये एक्चुरी क्या करता है? ये एक्चुरी कहां कहां काम करता है? इसका बेनिफिट हमें कहां कहां किस किस फील्ड में मिलता है? आमतौर पर एक्चुरीज पाए जाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनीज हायर एक्चुरीज। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी क्या इंश्योरेंस देती है? इंश्योरेंस कंपनी लाइफ की इंश्योरेंस देती है। हम इतने पैसे देंगे आपको, अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो इतने मिल जाएंगे, डिसेबिलिटी होगी तो इतने मिल जाएंगे। अब भाई डिसेबिलिटी होगी नहीं होगी किसको पता? बात समझ आ रही है? किसी ने इंश्योरेंस प्लान के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, सर इंश्योरेंस पॉलिसी तो 10 साल की है और उसने सिर्फ इंश्योरेंस की 2 प्रीमियम पे किए थे और अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 प्रीमियम पे किए थे 1-1 लाख रुपए के, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी? बिल्कुल देगी। हो सकता है कि 2 प्रीमियम दे के बंदा मर गया और इंश्योरेंस कंपनी को 2 करोड़ देने पड़ गए। इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता कि मैंने कितने पैसे देने, कब देने, किसको देने, कौन मरेगा, कौन जिएगा तो कितने साल जिएगा। हमने कहा सर ये इंश्योरेंस कंपनी और उसकी लायबिलिटीज तो बड़ी खतरनाक हो गई, ये तो बड़ा रिस्क हो गया। अगर लोग धड़ाधड़ मरना शुरू हो गए, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गया, हमने कहा सर अब तो इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया भी निकल सकता है। ऐसा है कि नहीं है? तो अब सर ऐसी कोई अथॉरिटी है, ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो ये चीज एस्टिमेट करके बताए कि इंश्योरेंस कंपनी को पे कितना करना पड़ेगा, लोग कितना जिएंगे, लोगों का रेशो डिसेबिलिटी का कितना होगा,
एक्सीडेंटल डेथ्स कितनी होंगी अंदाजे के हिसाब से? अभी अंदाजा, ऐसा अंदाजा नहीं है, तुक्का, तीर तुक्का नहीं है ये कि अंदाजे के हिसाब से बता दिया। इसके पीछे पूरी एक साइंस है। बात समझ आ रही है? इसके पीछे पूरी साइंस चलती है। कैसे साइंस चलती है? ऐसे साइंस चलती है कि मिसाल के तौर पर अब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को एस्टिमेट करता है। वो क्या एस्टिमेट करता है कि जिस बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो किस इलाके में रहता है, वो उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उस इलाके में लोगों का रहन सहन कैसा है, उस इलाके में पोल्यूशन कितना है, उस इलाके में लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, ठीक है। और ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर उनके एनालिसिस डिपेंड करते हैं। दे हैव अ बिग डेटाबेस, ठीक है ना। दे स्टडी पैटर्न, दे एनालाइज पैटर्न, दे हैव डिफरेंट मॉडल्स टू स्टडी दीज पैटर्न्स, then they eventually arrive at some conclusion and they give a number जो उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो आपको एक्चुअरीज इंश्योरेंस कंपनीज में मिलेंगे, आपको एक्चुअरीज ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस की वैल्यूएशन करते हुए मिलेंगे, आपको एक्चुअरीज अल्लाह भला करे बैंक्स में मिलेंगे, जो बैंक्स इंश्योरेंस पॉलिसीज टाइप सेल कर रही होती हैं, बैंक्स में आपको मिलेंगे एक्चुअरीज, ठीक है। सो दीज आर एक्सपर्ट ऑफ देयर एरियाज। एक्चुरियल साइंसेस, ये पूरी फील्ड कहलाती है एक्चुरियल साइंसेस। ठीक है, तो हमने कहा सर हम भी इस एक्सपर्ट की मदद ना ले लें, हम भी इस एक्सपर्ट की मदद ना ले लें। ये एक्सपर्ट हमें ये एस्टिमेट करके बता देगा अपने कैलकुलेशन से, अपने मॉडल से, कि हम एम्प्लॉय को जो लायबिलिटी पे करने वाले हैं आज के दिन में हमारी लायबिलिटी बनती कितनी है। हमें तो नहीं पता, हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते। एम्प्लॉय टर्नओवर चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो सकते हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो सकती है, सर्विस टेन्योर डिफर कर सकता है। आज कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा सकता है, कोई 10 साल तक भी ना छोड़कर जाए, मॉर्टेलिटी रेट आगे पीछे हो सकता है। हमने कहा सर ये अमाउंट डिटरमिन करना तो ये ऐसा ख़तरनाक जिसको कहोगे आपके टास्क हो गया कि ये तो कोई डिटरमिन नहीं कर सकेगा। हमने कहा देखो एक्यूरेसी के साथ तो बताने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, एक्यूरेसी के साथ तो कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। बट येस दे हैव सर्टन मॉडल्स, बट येस दे हैव सर्टन पैरामीटर्स, they have a system, they have various analysis by the help of which they can estimate a liability which we can say is close to the actual or maybe close to the actual. इसमें चेंजेस भी आएंगे। साल गुजरा, अब हमने कहा सर साल गुजरा और अनएक्सपेक्टेड महंगाई बढ़ गई, अनएक्सपेक्टेड सैलरीज बढ़ गई। साल गुजरा, अनएक्सपेक्टेड महंगाई बढ़ गई, अनएक्सपेक्टेड सैलरीज बढ़ गई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या एक्चुअली ने एक्सपेक्ट किया था? एक्चुअली ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब अगला साल आएगा और एक्चुअली अपनी सारी कैलकुलेशन करेगा तो वो अपनी अजम्पशंस को रिवाइज कर देगा और इन रिवाइज्ड अजम्पशंस का इंपैक्ट उसकी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा, उसका बर्डन भी हमें पड़ जाएगा। क्या, कितना, कैसा? हमने कहा सर ये वो फिगर है जिसमें हमें इस एक्चुअली पे रिलाय करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अभी आप देखिएगा कि हमें इसके ऊपर किस हद तक रिलाय करना पड़ेगा। आते हैं इस पे। अच्छा भाई, तो ये बातें हम सारी कर चुके थे, ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ये वाली एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे। ऐसा ही है, गोल्डन गेट वाली हमने देख ली थी ना। अच्छा, इस गोल्डन गेट वाली एग्जाम्पल को जो हमने देखा था, डिस्कस किया था, इसको जरा हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अच्छा, क्या सबको क्लियर नजर आ रहा है कि वरना हमें लाइटें बंद करना पड़ेंगे कुछ? अगर तो नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप लोग, अगर नजर नहीं आ रहा तो आंखों पे जोर ना पड़े बस, ठीक है।
IAS 19 employee benefits says, अच्छा, there are defined contribution plan exists when entity pays fixed contribution in a separate entity and has no legal or constructive obligation to make further contributions. A constructive obligation is where past practice or published policies have created a valid expectation that the entity will discharge certain responsibilities. तो ये बात वो है जो हम पहले कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं, और हमने देखा था कि गोल्डन गेट के केस में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन रही थी. द मनी इन द फंड मे नॉट बी सफिशिएंट. अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन रही थी और जो प्रॉमिस था वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज की बेस पर प्रॉमिस किया हुआ था. तो हमने कहा था सर ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान बन रहा है. द मनी इन द फंड मे नॉट बी सफिशिएंट टू पे द एम्प्लॉइज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स स्टेटेड इन द प्लान. हमने कहा एंटिटी कंट्रीब्यूट तो कर रही है, लेकिन जब आप बेनिफिट प्रॉमिस कर लेते हो तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि ये जितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो ये इनसफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं है ऑब्लिगेशन पे करने के लिए. फिर क्या होगा? हमने कहा फिर ये होगा कि सर गोल्डन गेट पर क्या आ जाएगा, गोल्डन गेट पर रिस्क आ जाएगा. गोल्डन गेट bears some actuarial and investment risk because if it continues with the fund it would need to make up the shortfall. अगर वो फंड कंटिन्यू करते हैं, एम्प्लॉय को प्रॉमिस किया हुआ है, तो अब जो शॉर्टफॉल बनेगा उनको फुलफिल करना पड़ेगा. गोल्डन गेट डज नॉट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, कभी भी कैंसिल कर सकता है गोल्डन गेट इस फंड को, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है? हमने कहा जी सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. Its treatment of employees, its press release has created a valid expectation among. अच्छा, वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्यों है हमें ये भी बताना पड़ेगा. देखो, दिस इज द की सक्सेस फैक्टर इन SBR, इन AAA, इन APM, जो भी प्रोफेशनल के पेपर होंगे. आपने कोई बात कह दी, यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने ऐसी बात क्यों कही है. ठीक है. अच्छा, इट्स ट्रीटमेंट ऑफ क्योंकि सर इस प्रेस रिलीज ने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है अमंग एम्प्लॉइज दैट द एम्प्लॉयर विल पे दिस. आर यू गेटिंग दिस? पहले आपने ये बताया कि भाई सर लायबिलिटी डिटरमिन हो जाएगी अगर लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो. ठीक है, वही बात. अच्छा, और इस प्रेस रिलीज की वजह से क्या बन गई उसकी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई. Based on the above, the fund should be accounted for as a defined benefit scheme. तो खैर ये आप लोगों ने खुद भी पढ़ लिया होगा और हमने अभी डिस्कस भी कर लिया. इसको हमने डिस्कस तो कर लिया था, इसका सॉल्यूशन हमने पढ़ा नहीं था. तो गोल्डन गेट वाली एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कर ली थी. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. एग्जाम्पल 2 भी हमने देख ली थी. अब आ जाओ जरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान को देखते हैं. An entity with a defined benefit plan has an obligation to pay its employees a promised level of pension benefit upon retirement. The pension plan obligation is a liability and is measured at present value. हमने कहा सर ये liability आज तो पे नहीं करनी है, ये तो हमने पे करनी है फ्यूचर में. लेकिन जाहिर सी बात है सर, हमारी ऑब्लिगेशन अगर आज एग्जिस्ट करती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो या लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो हमें लायबिलिटी तो आज रिकॉर्ड करनी है. किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है? सर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है. दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस. ऐसा है या नहीं? हम जब IAS 16 पढ़ते थे तो डीकमीशनिंग कॉस्ट हमें एसेट को जब डिसमेंटल करेंगे, जब डीकमीशन करेंगे तब बियर करना पड़ेगी, लेकिन उस कॉस्ट को हम क्या करते थे? आज रिकॉर्ड करते थे. और किस वैल्यू पे करते थे? प्रेजेंट वैल्यू पे करते थे. ठीक है. The entity will have been paying cash into the pension plan in order to meet the pension obligation. देखो एक एक जुमला बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. तो सर उस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि कंपनी 10 साल बाद पैसे डालेगी. कंपनी तो आज इसे क्या डाल रही होगी? कंट्रीब्यूशन डाल रही होगी. क्योंकि उस लायबिलिटी की आज जो प्रेजेंट वैल्यू है, मिसाल के तौर पर 27 मिलियन, तो सर क्या फंड के उतने एसेट्स हैं कि वो उसको फुलफिल कर सके? हमने कहा उन एसेट्स को बनाने के लिए कंपनी को करना क्या पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना.
फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द पेंशन प्लान, अच्छा कहाँ चला गया, द एंटिटी will have paying cash into the pension plan in order to meet the pension obligation. These assets will be invested to generate returns. और हमने कहा कि सर एंटिटी क्या करेगी, फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करती चली जाएगी। जब इस फंड में कंट्रीब्यूट होगा तो इस फंड के अंदर क्या बनते जाएंगे, कहाँ चले गए, मैंने बनाया तो था अभी, ये रहा। जब कंपनी इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी तो इस फंड के एसेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ ऑब्लिगेशन भी है, हर ईयर एंड के ऊपर ऑब्लिगेशन भी निकल रही है, और कंपनी उस फंड में कंट्रीब्यूट भी कर रही है। इसका मतलब सर इस फंड के एसेट्स भी बनते जा रहे हैं और इसकी ऑब्लिगेशन भी बनती जा रही है। मिसाल के तौर पर सर ईयर एंड आया 2023 का, एसेट्स हैं 25 मिलियन के और ऑब्लिगेशन खड़ी है कितनी, 27 मिलियन की। तो क्या एम्प्लॉयर ये कह सकता है कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो ये प्रॉमिस किया है कि जो भी शॉर्टफॉल होगा ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपको बेनिफिट प्रॉमिस किया है, वो आपको मिलेगा, आपकी टेंशन नहीं है, ये हमारी टेंशन। जब आपकी टेंशन है तो अब ये जो 2 मिलियन का डेफिसिट है इसको भी फुलफिल करना किसकी टेंशन है, कंपनी की टेंशन। जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयर की लायबिलिटी उतनी है जितना उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। जबकि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में एम्प्लॉयर ने क्या बेनिफिट किया, क्या प्रॉमिस किया है, बेनिफिट प्रॉमिस किया है बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल लास्ट सैलरी व्हिच इज नॉट नोन एट द मोमेंट, हमें नहीं पता 10 साल बाद एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने पैसे देने होंगे। हमने कहा सर अगर शॉर्टफॉल आया, आप थोड़ा सा लेट हुई, हमने 2 रिस्क डिस्कस किए, इन्वेस्टमेंट रिस्क और एक्चुरियल रिस्क। वो दोनों के दोनों रिस्क किस पर हैं, वो दोनों के दोनों रिस्क एम्प्लॉयर पर हैं, ठीक है। These assets will be invested to generate returns. तो हमने कहा सर जो कंट्रीब्यूशन फंड में जाते रहेंगे वो ग्रो भी करते रहेंगे ना, वो इनकम भी तो अर्न करते रहेंगे। The pension plan assets are measured at fair value. On the statement of financial position, the entity offsets the obligation and the plan assets and reports the net position. If the obligation exceeds the assets, then the pension is in deficit and a liability is reported. If the assets exceed the obligation, then the pension is in surplus and asset is reported. Due to the difficulty involved in calculating these amounts, IAS 19 recommends the use of an expert known as actuary. फिर से आता हूं मैं इधर, कुछ बातें बहुत दफा रिपीट करूंगा मैं, हो सकता है आपको इरिटेशन भी हो, इतनी दफा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये रिपीटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है because this will eventually help you in understanding remembering the concept and then drafting your answers as well, ठीक है। तो ये जो बात हमने की, ये क्या बात की जरा देखना। हमने कहा सर ये है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये है कंपनी, कंपनी ने प्रॉमिस कर लिया है किसको, और ये प्रॉमिस किया है कि जब भी तुम छोड़कर जाओगे तुम्हारी जो लास्ट सैलरी होगी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 60%, ये अमाउंट हम तुमको देंगे। एम्प्लॉयर को नहीं पता कि कौन सा एम्प्लॉय कब छोड़कर जाएगा, 200 एम्प्लॉयज हैं, कौन सा एम्प्लॉय कब छोड़कर जाएगा एम्प्लॉयर को नहीं पता। जब वो छोड़कर जाएगा उसकी लास्ट सैलरी क्या होगी एम्प्लॉयर को नहीं पता। तो हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम कंपनी को कहते हैं कि भैया तुम एक काम करो, तुम इस फंड में कंट्रीब्यूशन करो। अच्छा कितना कंट्रीब्यूशन करो, मिसाल के तौर पर हमने कहा कंपनी को कि आप इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते जाओ, मिसाल के तौर पर हर महीने 5-5 लाख का। चलो कंपनी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करती गई,
और इससे इस फंड के क्या बनते गए बोलो? एसेट्स। अच्छा, हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पर एनालाइज करते हैं, हम अज्यूम ये करते हैं अच्छा एसेट्स बनते चले गए और हमने कहा सर अब डेट आ गई 31 दिसंबर 20x3। 31 दिसंबर 20x3 को हमें नहीं पता कि ऑब्लिगेशन है कितनी। हम गए एक्चुअरी के पास जो कि एक्सपर्ट है और हमने एक्चुअरी को सारा डेटा दिया। हमने कहा भाई इतने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, इनकी ये सैलरीज हैं और हमने इनसे ये वादा किया है कि अगर तुम छोड़कर जाओगे तो तुम्हें हम इस हिसाब से बेनिफिट देंगे। अब आप बताएं उस हिसाब से मेरी आज की ऑब्लिगेशन क्या बनती है? एक्चुअली ने कहा कि भैया आपकी जो आज ऑब्लिगेशन बनती है ना, अच्छा कंट्रीब्यूट हमने कितना किया था हर महीने? 5-5 लाख ना? तो एसेट्स कितने हैं इस फंड में? $60 के हैं। एक्चुअली ने कहा भाई साल खत्म हुआ है और तुम्हारी ऑब्लिगेशन है $75 की। कब कहा एक्चुअली ने? तो हमने 31 दिसंबर को फंड की तरफ निगाह दौड़ाई, कंपनी ने निगाह दौड़ाई, जैसे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, कंपनी ने फंड की तरफ निगाह दौड़ाई। कंपनी ने कहा एसेट्स कितने हैं इस फंड के? 6। और एक्चुअली ने मुझे अभी भी बताया है कि ऑब्लिगेशन कितनी है? 75 लाख। डेफिसिट आ गया है कितने का? 15 लाख का। क्या कंपनी ये कह सकती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फंड जाने, फंड का काम जाने? नहीं कह सकती, क्योंकि सर ये फंड बनाने वाली ही कौन है? कंपनी। और ये किसने किसके बेनिफिट्स के लिए बना है? कंपनी के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बना है। अगर ये फंड आज इनसफिशिएंट है टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, तो बेसिकली सर ये ऑब्लिगेशन देखा जाए तो है किसकी? कंपनी की। तो सर ये नेट ऑब्लिगेशन कंपनी की बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी। तो नेट ऑब्लिगेशन कितनी है जरा बता दो? 75। हमने कहा सर नेट ऑब्लिगेशन, नेट ऑब्लिगेशन, नेट ऑब्लिगेशन। क्योंकि 60 लाख तो कंपनी ने डाल दिए ना फंड में, बात समझ आ रही? 60 लाख तो कंपनी ने फंड में डाल दिए, 75 लाख की क्लोजिंग ऑब्लिगेशन है। तो हमने कहा सर ईयर एंड पर नेट ऑब्लिगेशन देखें ना कितनी है? 15। तो अब ये 15 किसकी बैलेंस शीट में चली जाएगी बोलो? कंपनी की। नेट ऑब्लिगेशन बन जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? ये जो शॉर्टफॉल है ये कंपनी की नेट ऑब्लिगेशन बन जाएगी। सर जिस तरह इस ईयर एंड पर एक नेट लायबिलिटी कंपनी की ऑब्लिगेशन का पार्ट बनी है बैलेंस शीट में, इसी तरह साल के शुरू में भी होगा। हर साल के एंड में चल रही होगी ना ये एक्सरसाइज। तो यानी कि सर हर साल के एंड के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि अब क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, और जो भी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी वो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि सर ये जो फंड है, जरा गौर से देखना, जनवरी 2023
x3, 31st December 20x3। हमने कहा ये जो 1st January 20x3 है, दिस इज बेसिकली 31st December 20x2 ना। हमने कहा सर पिछले साल के क्लोजिंग पर जो एसेट्स थे, जरा गौर करना, वो थे 4 मिलियन। ऑब्लिगेशन कितनी थी? 4.5 मिलियन। नेट ऑब्लिगेशन कितनी आ गई? 5 लाख। 31 दिसंबर 2003 की क्लोजिंग पर आ गए हमने कहा सर 1 साल गुजरने के बाद अब इस फंड में जो एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पर वो हो गए 85 लाख के, और सर जो ऑब्लिगेशन है एक्चुअली ने बताया वो है 92 लाख की। तो जरा मुझे बताते हो नेट ऑब्लिगेशन कितनी आ गई? ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे से समझ आ गई, बट दिस इज नॉट दैट इजी जितना मैंने आपको आसानी से अभी बता दिया कि ये ओपनिंग ऑब्लिगेशन और ये क्लोजिंग ऑब्लिगेशन, इसके बीच की पूरी एक रिकंसिलिएशन बनेगी। इसके बीच की पूरी क्या बनेगी? और उस रिकंसिलिएशन को समझना ही असल काम है। ठीक है, उस रिकंसिलिएशन के अंदर हो यही रहा होगा, एक हमारे पास ओपनिंग नेट ऑब्लिगेशन होगी, एक हमारे पास क्लोजिंग नेट ऑब्लिगेशन होगी, लेकिन उस ओपनिंग से क्लोजिंग तक का जो सफर है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें एक एक करके वो समझना है। आमतौर पर क्या होता है सर, कोई भी ओपनिंग लायबिलिटी होती है, मिसाल के तौर पर मैं ओपनिंग प्रोविजन की बात करूं ना, हमने कहा सर ओपनिंग प्रोविजन है बैड डेट का, सर ओपनिंग प्रोविजन है बैड डेट का 5 मिलियन का। हमने कहा जबरदस्त बात हो गई। क्लोजिंग कितना है? हमने कहा सर क्लोजिंग है 8 मिलियन का। हमने कहा जितनी आसानी से आपने कह दिया, इतनी आसानी से ये आता तो नहीं है, एक सफर तय करना है इसको। क्या सर? ओपनिंग प्रोविजन एड चार्ज फॉर द ईयर। मिसाल के तौर पर सर करंट ईयर का चार्ज आया मजीद 2 मिलियन का, 4 मिलियन का, लेस प्रोविजन रिवर्स्ड 0.5 मिलियन। किसी वजह से सर हमने 0.5 मिलियन का प्रोविजन रिवर्स भी कर दिया, और सर जिस डेटर के अगेंस्ट हमने प्रोविजन लिया था वो एक राइट ऑफ भी हो गया। तो क्या आ गया? क्लोजिंग आ गया। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? देखो फिर से, हम जब प्रोविजन की भी मूवमेंट बनाते हैं तो प्रोविजन के अंदर भी यही होता है ना सर, ओपनिंग प्रोविजन, चार्ज फॉर द ईयर, उसके अंदर से कोई अगर रिवर्सल वगैरह है तो वो हमने हटा दिया और हमारे पास क्लोजिंग की फिगर आ गई। तो हमने कहा सर ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर है, ये पूरा सफर है इसका, ये पूरी मूवमेंट है इसकी, ये पूरी रिकंसिलिएशन है इसकी। ऐसा है कि नहीं? इसी तरह से इसकी भी एक रिकंसिलिएशन है, इसकी भी एक मूवमेंट है, हमें उस मूवमेंट को समझना है। ठीक है, तो आओ उस मूवमेंट को समझते हैं। पहले इसी चीज को मैं दोबारा रीड कर लेता हूं क्योंकि अभी आपको समझ आ चुकी होगी। ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है,
एंटिटी ऑफसेट्स द ऑब्लिगेशन एंड द प्लान एसेट्स। एंटिटी क्या करेगी? एसेट्स को, फंड के एसेट्स को और ऑब्लिगेशन को नेट कर देगी, और एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नेट ऑब्लिगेशन को शो कर देगी एंड रिपोर्ट्स द नेट पोजीशन। इफ ऑब्लिगेशन एक्सीड्स द एसेट्स देन पेंशन इज इन डेफिसिट एंड द लायबिलिटी इज रिपोर्टेड। देख सकते हैं आप, ठीक है। ये लायबिलिटी किसकी बैलेंस शीट में चली जाएगी बताओ जरा? ये लायबिलिटी सर कंपनी की बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड होगी। If the asset exceeds the obligation, then the pension is in surplus and an asset is reported। और अगर एसेट बढ़ गए तो ये एसेट भी किसके हैं? ठीक है। अच्छा भाई, due to difficulty involved in calculating these amounts, IAS 19 recommends the use of an expert known as actuary। तो क्या यहां तक की सारी बातें सबको समझ आ चुकी हैं बेटा? क्रिस्टल क्लियर? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। Now comes the most important discussion of this standard। अच्छा भाई, an entity must account for the year-on-year movement in its defined benefit pension scheme। डेफिसिट आए या सरप्लस आए, लेकिन इस मूवमेंट के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स को अकाउंट फॉर करना होगा। आओ जरा इस मूवमेंट को देखते हैं, जिसकी ओपनिंग कहां से स्टार्ट होगी बताओ? नेट ऑब्लिगेशन से। नेट डेफिसिट या सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग किस पे खत्म होगी? नेट डेफिसिट जो क्लोजिंग पर आएगा। बात समझ आ गई? अब आ जाओ जरा देखते हैं कि इसकी मूवमेंट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, पहले मैं इसको जरा मुख्तसरन समझाऊंगा, आसान लफ्जों में समझाऊंगा, लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, और फिर हम इसकी टेक्निकल वर्डिंग्स भी पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स है, ठीक है। अच्छा भाई, सर अगर तो यहां पर हुई नेट ऑब्लिगेशन, साल के शुरू में नेट ऑब्लिगेशन हुई मिसाल के तौर पर 5 मिलियन की, तो हमें पता है कि सर अगर तो ये नेट ऑब्लिगेशन हुई, अगर एसेट होते तो रिटर्न जनरेट कर रहे होते, इनकम जनरेट कर रहे होते, लेकिन अगर शॉर्टफॉल है तो वो रिटर्न जनरेट नहीं होगा। तो सर क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी को अपनी जेब से एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि भाई ये शॉर्टफॉल रखा किसने? कंपनी ने रखा है। कभी भी देखो, हम अकाउंटिंग के अंदर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। अगर मेरे पास इस फंड के अंदर एसेट्स होते तो वो क्या जनरेट कर रहे होते? रिटर्न जनरेट कर रहे होते। और अगर एसेट नहीं है और ऑब्लिगेशन है, कंपनी ने कंट्रीब्यूशन करना है, कंपनी ने शॉर्टफॉल फुलफिल करना है लेकिन नहीं किया, तो हम बोलेंगे कंपनी अब इंटरेस्ट बियर करे। तो हमने कहा सर नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा। अगर सरप्लस, ओपनिंग में सरप्लस है तो इनकम जनरेट होगी, और अगर ओपनिंग में डेफिसिट है तो कंपनी के लिए क्या जनरेट होगा? एक्सपेंस, कॉस्ट, विच विल इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ कंपनी। यूं समझ लो, अब कंपनी हैज टू मेक गुड दैट डेफिशिएंसी इनटू द फंड। गेटिंग दिस? तो सर एक तो नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, ये कंपनी का एक्सपेंस होगा। फिर सर ओपनिंग से क्लोजिंग लायबिलिटी का सफर, अभी अज्यूम करो लायबिलिटी, ओपनिंग में भी लायबिलिटी है और क्लोजिंग में भी क्या है? फॉर द सेक ऑफ ईज, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कंसिडर के ओपनिंग में भी लायबिलिटी और क्लोजिंग में भी क्या है? लायबिलिटी। तो हमने कहा सर अब ये जो लायबिलिटी का सफर है, ओपनिंग से क्लोजिंग की जो लायबिलिटी बढ़ रही है, नंबर 1 डिटर्मिनेंट विल बी द इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो कंपनी ने शॉर्टफॉल छोड़ा था उसका इंटरेस्ट कंपनी विल फुलफिल।
नंबर 2, जितने भी एम्प्लॉइज हैं क्या वो करंट सर्विस में, क्या वो करंट पीरियड में सर्विसेज दे रहे हैं? यस। और सर ये जो ऑब्लिगेशन बन रही है, ये ऑब्लिगेशन बन ही क्यों रही है? क्योंकि एम्प्लॉइज आर रेंडरिंग सर्विस इन एवरी ईयर ऑफ देयर सर्विस। आर यू गेटिंग दिस? मैंने जो ये आपको एक छोटी सी टाइमलाइन बना के दिखाई थी, आपको याद हो तो, मैंने उसमें ये कहा था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 20 साल बाद ग्रेचुइटी पे करनी है, तो क्या उस 20 साल में इस ईयर 1 का हिस्सा है या नहीं है? है। सो इसका ये मतलब है कि सर विथ एवरी पासिंग ईयर ऑफ सर्विस दैट अल्टीमेट ऑब्लिगेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, and with the passage of time it will keep on increasing till the time it is settled, where the entire balloon will be settled. So in that balloon the contribution of year 1 is present. Are you getting this? तो हमने कहा कि सर हर गुजरते साल के साथ ऑब्लिगेशन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस साल उसने क्या दे दी? सर्विस दे दी। तो हमने कहा सर जो इस साल सर्विस दी उसकी वजह से भी तो ऑब्लिगेशन बढ़ेगी। ये आ रहा वो कंपोनेंट, सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट। ठीक है, सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट इतना आसान नहीं है, इसमें मजीद 2-3 चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए आसानी के लिए मैंने आपको वो बात समझाई है जो आपके पल्ले पड़ सके। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि सर्विस कॉस्ट के अंदर भी 2-3 चीजें हैं। ठीक हो गई बात? हमने कहा सर it makes sense and it is logical, it adds to the movement। जबरदस्त। अच्छा सर ऑब्लिगेशन बढ़ाने की ही बातें कर रहे हैं आप, ऑब्लिगेशन कम किस तरह होगी? हमने कहा जितने पैसे कंपनी उस फंड में डाल देगी उससे ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने कहा ये ऑब्लिगेशन तो इसलिए बढ़ रही है ना कि ओपनिंग में भी ऑब्लिगेशन थी, फिर ड्यूरिंग द ईयर जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके साथ ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, कंपनी को बोले कुछ पैसे भी तो फंड में डाले, तो उससे फिर ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने कहा सर जो कंट्रीब्यूशन स्कीम में पे होंगे उससे ये ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? या इन अदर वर्ड्स में यूं कह लूं कि फंड के एसेट्स बढ़ जाएंगे विच विल रिड्यूस दी नेट ऑब्लिगेशन। कह सकता हूं नहीं कह सकता? सर क्या कोई इंप्लॉई छोड़ के भी जा रहा होगा? जा रहा होगा। इस साल 2 इंप्लॉइज छोड़कर चले गए, उनको बेनिफिट्स पे हो गए। उनको क्या हो गया? बेनिफिट्स पे हो गए। हमने कहा अब सर ये वाले बेनिफिट्स तो फंड से पे होंगे, अब ये एंटिटी की परेशानी नहीं है। जितनी परेशानी आपने दे ली वो यहां दे ली ना। देखो दिस इज कंपनी, दिस इज फंड। हमने कहा सर फंड में जितना भी शॉर्टफॉल है ना वो किसकी ऑब्लिगेशन है? जो इस फंड में शॉर्टफॉल है वो इसकी क्या है? वो इसकी ऑब्लिगेशन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक, मुनासिब बात हो गई। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है, फंड इज सेल्फ सफिशिएंट, फंड इज सेल्फ सफिशिएंट, जितने एसेट्स हैं उतनी ऑब्लिगेशन है। कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला गया तो इसका मतलब कि सर जितने एसेट थे, आपने बोला फंड इज सेल्फ सफिशिएंट, जितने एसेट थे मिसाल के तौर पर 5 मिलियन के, उतनी ही क्या थी? ऑब्लिगेशन थी। तो नेट ऑब्लिगेशन क्या हो गई? 0 हो गई। हमने कहा अब एम्प्लॉय छोड़कर चले जाता है और एम्प्लॉय को हमने दे दिए 5 लाख, ऑब्लिगेशन भी 5 लाख से कम हुई, एसेट भी 5 लाख से कम हुए, तो क्या इससे एंटिटी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आर यू गेटिंग दिस? एसेट से भी कम हुआ, ऑब्लिगेशन से भी कम हुआ। अच्छा मिसाल के तौर पर ये तो मैंने आपको आसानी से समझा दिया। अब अज्यूम करो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है,
केस 2, एसेट है 8 मिलियन, ऑब्लिगेशन है 12 मिलियन, नेट ऑब्लिगेशन कितनी है? एक एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, एक एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, हमने कहा सर 1 मिलियन लेके चला गया, क्या होगा? एसेट से भी 1 मिलियन कम हो जाएगा, लायबिलिटी से भी 1 मिलियन कम हो जाएगा, अल्टीमेट क्या आएगा? 4 मिलियन। तो हमने कहा सर एम्प्लॉय के जाने से, और अगर फंड ने उसको बेनिफिट्स पे आउट कर दिए हैं, अगर फंड ने उस एम्प्लॉय को बेनिफिट्स पे आउट कर दिए हैं, तो इट इज जस्ट अ बैलेंस शीट एंट्री, एसेट भी कम, ऑब्लिगेशन भी कम। उससे रिलेटेड जो खर्चा था, उससे रिलेटेड जो खर्चा था, जो कॉस्ट थी, वो तो सर्विस कॉस्ट में आ ही गई ना। जब उसने सर्विस दी, जिस पीरियड में उसने सर्विस दी, जितनी उसने सर्विस दी, जिसकी वजह से उसकी इंटाइटलमेंट बनी, वो तो हमने कॉस्ट में डाल ही दी ना पहले से, वो हमने कॉस्ट में डालकर ऑब्लिगेशन तो बढ़ा ही दी ना। आर यू गेटिंग दिस? वो कंपनी ने P&L पर एक्सपेंस भी बुक कर दिया, वो कंपनी ने बुक कर दी, लायबिलिटी भी बुक कर ली। सर जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कंट्रीब्यूशन तो पे कर रहे हैं ना, तो फिर सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट अलग क्यों है? ये जो सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट है ना, यही तो इस ऑब्लिगेशन को बढ़ाएगा। ऑब्लिगेशन की रेट क्यों हो रही है? It's like कि जैसे कंपनी की पॉलिसी है हर 2 साल बाद से ग्रेजुटी स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे वो देखते होंगे कि इस एम्प्लॉय को 2 साल हो गए तो वो सब। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एम्प्लॉइज की ग्रेजुटी शुरू होनी है 3 साल बाद, 3 साल बाद भी शुरू होनी है, तो भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, मुझे ऐसा याद पड़ता है, मैंने आप लोगों को टैक्स का रूल बता दिया, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूं, एक दफ़ा मज़ीद क्लैरिफाई कर दूं मैं। अगर कोई कंपनी है और अगर उसने एम्प्लॉइज़ को ये कह दिया कि आपको ग्रेजुटी मिलेगी व्हेन यू विल कंप्लीट हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस? 5 इयर्स ऑफ सर्विस। आज कंपनी शुरू हुई है, पहला दिन है कंपनी का, पहला साल है कंपनी का, और कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉइज़ को ये प्रॉमिस कर लिया कि जब तुम 5 साल ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लोगे तो तुम इस प्लान के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। और फिर जब तुम 5 साल बाद जब भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हें फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस यू विल गेट योर लास्ट सैलरी, जो भी तुम्हारी लास्ट सैलरी होगी। मिसाल के तौर पर किसी की लास्ट सैलरी है 1 लाख रुपए और वो छोड़कर जाता है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जब वो छोड़कर जाएगा, लाख रुपए उसकी फाइनल सैलरी है, तो कितने बन गए? 6 लाख। 6 लाख तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो सर क्या कंपनी आज क्या कंपनी कोई ऑब्लिगेशन या कॉस्ट रिकॉर्ड करेगी? आंसर इज यस, करेगी। क्योंकि कंपनी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है, भले लीगल ऑब्लिगेशन ना हो। अब कौन आएगा मार्केट में? एक्चुअरी आएगा, वो एस्टिमेट करेगा कि जितने एम्प्लॉइज हैं ये कितना चलेंगे तुम्हारे पास, इनकी सैलरी क्या होगी। ये एस्टिमेशन करना, ये प्रोबेबिलिटीज लगाना किसका काम है? एक्चुअरी का काम है। फॉर एवरी पासिंग ईयर ऑफ सर्विस इज एम्प्लॉयर इनकरिंग कॉस्ट? आंसर इज यस, सिंपल एज इजी एज दैट। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। तो हमने कहा सर ओपनिंग ऑब्लिगेशन, अच्छा, और ये ऑब्लिगेशन देखो है किसकी? सुनना जरा, देखा जाए तो सर ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं, ये जब हमने देखा था नेट डेफिसिट, ये किसका था? ये फंड का था। वो कंट्रीब्यूशन जो उसने फंड में डाल दी है वो कंपनी की क्या है? एसेट्स। जो ऑब्लिगेशन उस फंड की है वो कंपनी की क्या है? लायबिलिटी। एंड विथ एवरी पासिंग ईयर दैट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, और फिर उस फंड में से अगर कोई बेनिफिट्स पे आउट होते हैं तो उसका नेट इंपैक्ट विल बी 0।
क्या ये बात समझ आती है आपको? उसका नेट इम्पैक्ट 0 क्यों होगा ये मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पर मैं आप ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही है कि जून की सैलरी है। आई एम टेकिंग द वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। जून की सैलरी है, छोड़ दो एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, सबसे आसान मिसाल के थ्रू ये समझ लो। हमने कहा सर जून की सैलरी, जून की कंपनी की सैलरी है, जून का महीना है और मुझे सैलरी का अक्रूवल करना है। एंट्री क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। कितने से? मिसाल के तौर पर 4 मिलियन से। और सैलरीज पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 4 मिलियन से। ऐसा है कि नहीं? अब जुलाई के महीने में यही सैलरी पे हो जाए तो जरा बताओ, मिसाल के तौर पर इसमें से 2 मिलियन पे हो रही है, क्या होगा? हमने कहा सर जबरदस्त बात हो गई, पेएबल डेबिट हो जाएगा 2 मिलियन से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा क्रेडिट। मुझे बताओ क्या पीएनएल पे कोई इंप्लीकेशन आई इसकी? नहीं आई। सर जब कोई लायबिलिटी मेरी सेटल हो रही है, पे हो रही है, पे हो रही है लायबिलिटी, तो मैंने ऑब्लिगेशन भी हटा दी अपनी और एसिड्स भी कम कर दिए। द सेम इज हैपनिंग विथ दिस बेनिफिट्स पेड आउट। ये जो बेनिफिट्स पे आउट हुए हैं इसीलिए उसका एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? सर क्योंकि एक्सपेंस तो हमने पहले ही क्या कर लिया है? बुक कर लिया है। अब ये तो सिर्फ उसकी क्या हो रही है? सेटलमेंट हो रही है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई जी, क्या फर्क? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये है कंपनी, ये है फंड। कंपनी जो इस फंड में कंट्रीब्यूशन कर रही है ये है कंट्रीब्यूशन, और जब एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है और वो फंड जब एम्प्लॉय को सेटल कर रहा है, दे दिला के फारिग कर रहा है, ये है बेनिफिट्स पेड आउट। ठीक है? दिस इज बेनिफिट्स पेड आउट। आर यू गेटिंग दिस? कंपनी जब इस फंड में कंट्रीब्यूशन कर रही है तो बेसिकली कंपनी तो अपने एसेट्स, नेट एसेट्स बढ़ा रही है। ठीक है? कंपनी अपने नेट एसेट्स बढ़ा रही है ताकि वो, और वो नेट एसेट्स भी क्यों बढ़ा रही है? ताकि जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो सके। वो नेट एसेट्स इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि उसको शौक है। एक्चुअली ने बोला होगा भैया तेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट भी तो बढ़ा। तो नाउ द कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग टू मेक गुड दैट डेफिसिट। शौक नहीं है कंपनी को, कंपनी ने वादा कर लिया है, कंपनी ने एक कॉस्ट इनकर कर ली है जिस चक्कर में कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। अच्छा भाई, तो लायबिलिटी भी ज्यादा है और कंपनी कंट्रीब्यूट करके उस फंड में एसेट्स को भी बढ़ा रही है। अब एम्प्लॉय छोड़कर चला गया तो हमने कहा सर जैसे ही छोड़कर जाएगा लायबिलिटी भी कम और एसेट्स भी कम। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ये मेन मुद्दे की बात है। अगर ये समझ नहीं आ रही तो हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है आपको बेटा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माइनस में क्यों है? देखें इसलिए लिख रहे हैं, अगर एक्सपेंस है ना तो वो मेरी ऑब्लिगेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है? ये वो फंड्स हैं जो हम अपनी पर ईयर जो पेंशन में डाल, फंड्स में डाल जी। तो वो ऐड क्यों नहीं हो रहा माइनस में? अच्छा, हम इसकी जब न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। अभी हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे सारे के सारी चीज़ों की। ठीक है? अच्छा भाई, मैं आपका कंसर्न बिल्कुल समझ गया हूँ।
बिल्कुल समझ गया आपका कंसर्न, ठीक है। तो जब आप नंबर्स के थ्रू इस एग्जाम्पल को देखेंगे ना, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई, ये वाली बात आपको समझ आ गई है? बेनिफिट्स पेड आउट वाली, कंट्रीब्यूशन वाली बातें समझ आ गई हैं आपको? प्लस माइनस का साइन अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा सर जबरदस्त बात। तो सर आपने पूरी रिकंसिलिएशन तो बना दी, ओपनिंग ऑब्लिगेशन आपके पास थी, इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ वो आपने लायबिलिटी में ऐड कर दिया, सर्विस कॉस्ट भी आपने लायबिलिटी में ऐड कर दी, कंट्रीब्यूशन पेड, जितने कंट्रीब्यूशन पेड थे जो एसेट की फॉर्म में आए उससे लायबिलिटी कम हो गई, सब तो कर लिया आपने। तो सर अब क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आ तो गई, अब एक्चुअरी को बुलाने की जरूरत है क्या? हमने कहा रुक जाओ, ये तो अभी हमने अपने हिसाब से जो करना था वो कर लिया, अभी हमें एक्चुअरी को बुलाना पड़ेगा और अब हम एक्चुअरी से पूछेंगे कि भैया जरा आप बताओ कि अब हमारी नेट ऑब्लिगेशन है कितनी। अब हमारी नेट ऑब्लिगेशन है कितनी, एक्चुअरी बताएगा कि हमारी नेट ऑब्लिगेशन है कितनी। ये हमने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर दिया है, लेकिन क्या हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं? नहीं। इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है? एक्चुअरी बताएगा, एक्चुअरी कि हम कहां खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं। ये ऐसा ही हो गया कि मिसाल के तौर पर हमने अपनी प्रिपरेशन कर ली पूरी SBR की और हमने कहा हम तो बहुत चैंपियन हो गए सर। हमने कहा नहीं नहीं, अभी ACC का एग्जाम बाकी है, वो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपको पता लगेगा क्या प्रिपरेशन थी आपकी। बात समझ आ रही है? इसीलिए यहां पर हमने ये मूवमेंट बना ली और अब हम फिर एंड में किसको बुलाएंगे? एक्चुअरी को बुलाएंगे। अब बोलेंगे भैया जरा बताओ तो हमारी लायबिलिटी बनती कितनी है। फिर एक्चुअरी आके बताएगा कि भाई आपकी लायबिलिटी तो ये बनती है। मिसाल के तौर पर हमने सारी कैलकुलेशन करके हमने कहा हमारी जो नेट ऑब्लिगेशन बन के आ रही है ना, मिसाल के तौर पर वो बनकर आ रही है 8 मिलियन, 8 लाख कर लो। हमने कहा सर ओपनिंग पे तो नेट ऑब्लिगेशन 5 मिलियन थी, फिर हमने कंट्रीब्यूट करके जो है ना, अब हमारी जो नेट ऑब्लिगेशन है ना वो हम 8 लाख पर लेकर आ गए हैं, बाकी हमने सारे एसेट्स उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा भाई, एक्चुअली को बुला लेते हैं। एक्चुअली भाई साहब आए, हाँ बस वो मैंने चूंकि ओपनिंग में ऑब्लिगेशन को ब्रैकेट में लिखा था तो क्लोजिंग लगा दिया, वो इसी वजह से वो भी कंफ्यूज हो गई थी। तो चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऑब्लिगेशन को इस प्रोफॉर्मा के अंदर प्लस के साथ मेंशन किया गया है तो मैं भी कर देता हूँ। अब आपकी भी कन्फ्यूजन खत्म हो गई। एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, 800,000 की ऑब्लिगेशन है। हमने कहा सर एक्चुअरी आया और एक्चुअरी ने बताया कि भैया आपका नेट डेफिसिट तो है 12 लाख का। नेट डेफिसिट कितना है? 12 लाख का। हमने कहा सर हमने एस्टिमेट किया था 8 लाख, एक्चुअरी ने बताया 12 लाख, 4 लाख रुपए का है ये रीमेजरमेंट कंपोनेंट, बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस विल ऑलवेज बी द केस। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत फ्यूचर की लायबिलिटी है और ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पे होने वाली है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही टाइम पे हो जाएगी। जब जब जो एम्प्लॉय छोड़कर जाता रहेगा उसको हमें पे करना पड़ेगा। हर साल फैक्टर्स चेंज होंगे। जैसे मिसाल लेता हूँ मैं, क्या किसी को ये पता था कि डॉलर 265 पे पहुंच जाएगा? थोड़े दिन पहले तक पता था किसी को? नहीं पता था। एम्प्लॉयर्स को भी नहीं पता। अब क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंट का टाइम आया और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ का इंक्रीमेंट करने लगे। उन्होंने बोला भाई हर साल 10% बढ़ाते हैं, इस साल भी 10% बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयर ने शोर मचा दिया, हल्ला डाल दिया। बोला भाई पागल हो गए, महंगाई बढ़ गई 40%, आप हमारी 10% सैलरी बढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारी सैलरी तो आप बढ़ाएं 25%। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर सैलरी अभी 25% बढ़ गई है
तो आगे के 10% के इंक्रीमेंट क्या इस इंक्रीज्ड वाली सैलरी पे लग रहे होंगे? ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. देयर आर मेनी वेरिएबल्स विच कैन कीप ऑन चेंजिंग, और जो कि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है उसको ट्रैक करने की. इसको कौन ट्रैक कर रहा है? एक्चुअली ट्रैक कर रहा है. अभी एक्चुअली ये एस्टिमेट करेगा, फोरकास्ट करेगा कि हो सकता है कि अगले साल डॉलर 350 का हो जाए, अल्लाह ना करे. तो वो एक्चुअली ऑब्लिगेशन को एस्टिमेट कर रहा होगा. ठीक है, इसीलिए हमने एक्चुअली को बुलाया. हमने बोला भाई ये हमारी फिगर है, अब आप बताओ आपकी फिगर क्या आ रही है. एक्चुअली ने बोला भाई आपने लायबिलिटी कितनी निकाली है? 8 लाख. नहीं भाई 10 लाख है. ओ तो 2 लाख का क्या आ गया? रीमेजरमेंट के ऊपर आपको मजीद एक्सपेंस आ गया, रीमेजरमेंट के ऊपर आपको लॉस आ गया. तो ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि ये P&L में नहीं जाता है, ये किधर जाता है? ये जाता है OCI में. अब ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी when you will be attempting this example. But before that, let us also read what we have just discussed. Net interest component, the change in the deficit or surplus due to the passage of time. It is calculated by applying the discount rate at the start of the year to the opening deficit surplus. It is recorded in profit or loss. अगर तो ये डेफिसिट, अगर तो फंड के अंदर डेफिसिट खड़ा हुआ है तो सर डेफिसिट खड़ा हुआ है तो ये कंपनी का एक्सपेंस है. कंपनी ने क्यों डेफिसिट छोड़ा? अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी वो कंपनी का एक्सपेंस है. और अगर कंपनी ने फंड में नेट एसेट्स छोड़े हैं तो जो इंटरेस्ट उसके ऊपर अक्रू होगा वो किसकी इनकम है? वो कंपनी की इनकम हो जाएगी. सर्विस कॉस्ट, द चेंज इन द डेफिसिट और सरप्लस विच रिलेट्स टू एम्प्लॉई सर्विसेज इन द करंट पीरियड्स. मैंने इन पर बात नहीं करी है, थोड़ी देर में करता हूँ. अभी मैंने जो बात करी है सर्विस कॉस्ट में, वो मैंने जो आपको बताया करंट पीरियड में जो सर्विसेज दी हैं जिसकी वजह से उसकी एंटाइटलमेंट फ्यूचर के अंदर इस्टेब्लिश हुई है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया. द सर्विस कॉस्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ द कैश पेमेंट्स इन टू द प्लान मेड बाई द एंटिटी इन द करंट पीरियड. दिस हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस. बेनिफिट्स पेड आर द अमाउंट, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन की पेमेंट है ना, कंट्रीब्यूशन की पेमेंट है, एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन थी, वो ऑब्लिगेशन उसने पे कर दी है, तो क्या इसका कोई P&L में इंपैक्ट आएगा? इसका कोई P&L में इंपैक्ट नहीं आएगा. बेनिफिट्स पेड आर द अमाउंट्स पेड आउट टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड. The payments reduce the plan obligation and plan assets by the equal amounts, so have no net impact on deficit or surplus. The remeasurement component arises due to changes in actuarial assumptions year on year. It is calculated as a balancing figure and is recorded on other comprehensive income. क्या ये बात समझ आती है? अब जरा बेटा हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे. पहले जरा इस एग्जाम्पल को आप गौर से देख लें. इस एग्जाम्पल को आप लोग नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि ये बुक आप जल्द से जल्द ले लीजिए. ठीक है, अच्छा इससे पहले कोई एग्जाम्पल है या नहीं है? आ जाओ भाई. एग्जाम्पल 3, बाइजेंटियम ऑपरेट. अच्छा सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. हाउ शुड द स्कीम बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31st December 2001. Byzantium operates a defined benefit pension scheme. तो सबसे पहले हमने क्या अंडरलाइन करना है? डिफाइंड बेनिफिट. ठीक है,
जैसे जैसे हम सवाल को पढ़ेंगे हम की कंपोनेंट्स को अंडरलाइन करते चले जाएंगे. फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द पेंशन स्कीम in the year ended 31st December 2001. अब देखिएगा गौर से, dates are particularly important. This is the opening present value of the obligation. This is the opening obligation. And this is the opening fair value of the planned assets. कैसा आपको नजर आ रहा है? यानी कि साल के शुरू में मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन थी वो कितनी थी? 90. और साल के शुरू में मेरे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स कितने थे? 72. तो मेरी नेट ऑब्लिगेशन साल के शुरू में कितनी होगी? 18. वेरी सिंपल. ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं मेरी नेट ऑब्लिगेशन 18 है? लिख दो इधर. एवरीवन, एक सेकंड में दीजिएगा जरा मुझे. जब तक आप लोग जरा इसकी मूवमेंट मजीद कंप्लीट करें, जरा जो मैंने बताई हैं बातें, इसको देख के क्या आप लोग कर सकते हैं जरा कीजिएगा अपने पास. डिस्कशन हमने सारा कर लिया है, जरा आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट करें.